कहानी टेक प्लेस करती है ईयर 2179 यानी कि सन 2189। 150 साल आगे चल रही है स्टोरी। अब इन 150 सालों में क्या हो गया, धरती से बाहर ये लोग कैसे पहुंच गए, एलियंस कहां से आ गए, उसके लिए मेरी वही घिसी पिटी लाइन, पुरानी मूवीज को एक बार देख लेना। तो कहानी की शुरुआत में हम एलन रिप्ले को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने क्रायोनिक स्लीप में सोई होती है, लेकिन तभी स्पेस क्राफ्ट में कुछ खराबी आ जाने की वजह से इनका वो पॉड जो कि इस वक्त पृथ्वी के लिए निकला था वो अपने स्पेसशिप से डिटैच होकर फ्यूरी 161 नाम के प्लेनेट पर गिर जाता है। ये एक ऐसा प्लेनेट था जिसे कि वेलेंट कॉर्पोरेशन ही ओन किया करती थी और यहाँ पर धरती से लाए गए सभी मुजरिमों को काम भी करवाया जाता था और इसी के साथ साथ उन्हें उनकी सजा भुगतने के लिए भी छोड़ दिया गया था। जब स्पेस से गिरता पॉड इस प्लेनेट पर आता है तो एक डॉक्टर जोनाथन की नजर उस पर जाती है, जिसके बाद वो उस प्लेस पर पहुंचकर उस पॉड को खोलता है जिसमें उसे एलन रिप्ले मिलती है। इस बात की खबर अर्थ यानी कि धरती पर भी पहुंचाई जाती है और ये बताया जाता है कि अपनी ही पेरेंट कंपनी वेलेंट कॉर्पोरेशन से एक स्पेस पॉड आकर हमारे प्लेनेट पर गिरा है, जिस पर कंपनी के लोग बताते हैं कि वो हमारी खास मेहमान हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा खातिरदारी करो, हम 6 दिनों में धरती से इस प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है फ्यूरी 161 के इस बहुत बड़े क्लस्टर फॉबिक जेल में। यहाँ सिर्फ मेल कैदी थे यानी कि पुरुषों को ही बंधक बनाया गया था, मतलब औरतें तो पाप करती नहीं है। वहीं दूसरी और एक हॉस्पिटल के वार्ड में हम रिप्ले की आंख खुली देख पाते हैं, जिसके पास डॉक्टर जोनाथन आता है और कहता है कि कुछ दिनों पहले तुम्हारा स्पेस क्राफ्ट इस प्लेनेट पर आकर गिरा और मैंने तुम्हारी जान बचाई। रिप्ले पूछती कि इस जगह का क्या नाम है, जिस पर वो बताता है कि इसका नाम है फ्यूरी 161। रिप्ले सोचकर हैरान थी कि उसे तो धरती पर जाना था और वो इस प्लेनेट पर कैसे आ पहुंची, जिसके बाद वो उसे पूछती है कि मेरा जो स्पेस क्राफ्ट का जो पॉड था वो कहाँ गिरा। और जब ये दोनों उस पॉड की तरफ जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उसमें आग लग चुकी थी और कहीं सफर कर रहे मुसाफिरों की जान खतरे में ना आ जाए, इसी वजह से उस स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट ने एक छोटा सा पॉड निकालकर इन सभी को इस प्लेनेट पर छोड़ दिया। वहीं रिप्ले को उस पॉड पर कुछ एसिडिक ब्लड दिखाई पड़ता है जो कि सिर्फ और सिर्फ जेनोमॉर्फ या फिर उन एलियन की बॉडी से ही निकलता था। वो समझ चुकी थी कि इस पॉड के साथ में कोई ना कोई एलियन तो उनके साथ आ चुका है, इसलिए वो जोनाथन को कहती है कि मुझे बाकी बॉडीज का पोस्टमार्टम करना है। इनमें एक था हिक्स, एक थी छोटी न्यूट और एक था एंड्रॉइड बिशप, लेकिन उनके पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी के बाद में भी रिप्ले को कोई सबूत नहीं मिलते हैं। अब इस प्लेनेट पर खेती तो होती नहीं थी, इसलिए यहाँ के सभी कैदी मोस्टली नॉनवेज ही खाया करते थे और यहाँ पर हम एक बैल को देख पाते हैं जिसे कि बुचर शॉप में लाया गया था। और यहाँ आता है इस मूवी का टर्निंग पॉइंट, जहाँ हमें पता चलता है कि उस पॉड में कुछ फेस हगर्स थे जिन्होंने पहले क्रायोनिक स्लीप पर हमला किया और उसके बाद में उस शिप को तबाह कर दिया और यही रीजन था कि ये शिप इस प्लेनेट पर आ गया। अब जाहिर सी बात है, जैसे कोई फेस अगर किसी भी लिविंग थिंग को इम्पैक्ट करता है तो उसमें से ही कुछ नया प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। तो यहाँ हमें एक नई स्पीशीज दिखाई पड़ती है जिसको मैंने नाम दिया है बफेलॉर्फ, क्योंकि ना तो ये जेनोमॉर्फ था, ना ही ये नियोमॉर्फ था, ना ही ये हाइब्रिड था। और क्योंकि एक बफेलो की बॉडी से म्यूटेट होकर निकला था तो मैंने काफी ब्लॉग्स वगैरह रीड किए, काफी आर्टिकल्स चेकआउट किए, मूवी के और अदर एक्सप्लेनेशन भी चेक किए, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एंड दैट इज द रीजन आई गिव अ न्यू नेम टू दिस क्रीचर कॉल्ड बफेलॉर्फ। एलन रिप्ले से मिलने के लिए जेल के सुपरिटेंडेंट भी आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से वेलेंट कॉर्पोरेशन खुद तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ रही है, और जोनाथन तुम क्यों उसके साथ इतना घूम रहे हो। अब यहाँ पर हुआ यह था कि जोनाथन को रिप्ले से थोड़ा प्यार हो गया था, इसी वजह से वो हर वक्त उसके साथ रहता था। वहीं कहानी की दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उस बफेलॉर्फ को जो कि धीरे धीरे करके उस जेल के हर कैदी को जान से मार रहा था और उन्हें खा खाकर अपने आप को और तंदुरुस्त और बड़ा बना रहा था। और अब तो ये बात पूरी की पूरे जेल में फैल चुकी थी, जहाँ पर ये बात अब रिप्ले को भी पता चलती है। वो ये समझ जाती है कि कुछ ना कुछ उस शिप के साथ तो गड़बड़ हुई है और कोई ना कोई एलियन उनके साथ यहाँ तक आ पहुंचा है। अब आखिर उस शिप में उनके साथ हुआ क्या था, उनका ये पॉड खुल कैसे गया और डिलीवरी एक अलग प्लेनेट पर कैसे हो गई, तो वो जाकर बिशप से कांटेक्ट करती है और उसके माइंड में उस पॉड का वॉइस रिकॉर्डर लगा देती है, जहाँ पर बिशप बताता है कि जब तुम लोग सो रहे थे तब तुम्हारे पॉड पर एक फेस अगर ने अटैक किया था और जो उसका एसिडिक ब्लड था वो उस पॉड में गिरा, जिसकी वजह से उसमें छेद हो गया। अब जाहिर सी बात है, स्पेस का जब एयर उस स्पेस क्राफ्ट में जाएगा तो उसके ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ चुके थे, इसलिए उस क्राफ्ट ने एक छोटा पॉड जिसके अंदर ये सभी क्रायोनिक स्लीप्स थी इन्हें यहाँ डिलीवर कर दिया। मगर उसी के साथ साथ वो बफेलॉर्फ भी यहाँ पर आ गया। इस बात की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वेलेंट कॉर्पोरेशन को है, वो यहाँ आकर तुम्हें और उस क्रीचर को अपने साथ धरती पर लेकर जाना चाहते हैं ताकि उस पर और रिसर्च की जा सके, लेकिन अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो वो यहाँ पर सभी को खत्म कर देगा। जिसके बाद रिप्ले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरी तरह यानी कि सीधा भाग कर जाती है सुपरिटेंडेंट के पास और उसे समझाती है कि हम सभी को वेपनाइज होना पड़ेगा ताकि उस क्रीचर को जल्द से जल्द खत्म कर सके, वरना हम सभी की वाट लगने वाली है। सुपरिटेंडेंट बहुत ज्यादा कड़क होता है, उसे लड़कियों के ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं था और
और वो रिप्ले की बात नहीं मानता और अपने लोगों से मजाक करने लगता है। इतने में ही बफेलॉर्फ आकर उसकी मुंडी उड़ा देता है। खैर अब सबके सामने ये विजन क्लियर था कि जो रिप्ले बोलेगी वही करना है, तो ये सभी उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनके पास कोई वेपन्स तो थी नहीं, मगर वहां पर टॉक्सिक फ्लेमेबल लिक्विड मौजूद था, जिसकी मदद से ये सभी एक प्लान डिसाइड करते हैं कि ये सभी एयर डक्ट्स में इस फ्लेमेबल लिक्विड को डाल देंगे और इसमें आग लगा देंगे, जिससे कि वो क्रीचर जिस भी एयर डक्ट में होगा जलकर वहीं भस्म हो जाएगा। ये सभी ऐसा करते भी हैं, मगर वो काफी ज्यादा चालाक था और वो एयर डक्ट्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड इन्हीं के चेंबर्स में आकर गिरता है और यहाँ हर जगह आग लग जाती है और ये क्लस्टरफोबिक जेल ऑलमोस्ट 75% जल चुकी होती है, जिसमें काफी सारे कैदी भी मारे जाते हैं। अब एंड में यहाँ पर 2-3 लोग ही बचते हैं, जैसे कि डिलन, मॉर्फ और पीटर। रिप्ले डिलन को सारी सच्चाई बताती है कि आखिर ये सारे एलियन पैदा कैसे हुए, यहाँ पर कैसे आ गए और इनसे बचा कैसे जा सकता है। लेकिन अब इनके पास वेपन्स थे नहीं और वो बफेलॉर्फ काफी ज्यादा बड़ा था साइज में, तो ये सभी ये डिसाइड करते हैं कि इस पूरे के पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देते हैं। मगर उससे पहले रिप्ले अपने आप को जान से मारने के बारे में कहती है, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि जब फेसहगर ने उनके क्रायोनिक स्लीप पर हमला किया तो उसका शिकार वो खुद ही थी और उसने उसके पेट में एक एम्ब्रियोट छोड़ दिया है, जो कि आगे चल करके एक एलियन बनेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये बनने वाला एलियन कोई छोटा मोटा एलियन नहीं, बल्कि एक एलियन क्वीन होने वाली थी। और यही रीजन था कि कई बार बफेलॉर्फ और दूसरे जेनोमॉर्फ जब रिप्ले को मारने आते हैं तो उसे सूंघ कर चले जाते हैं, मारते नहीं है, क्योंकि वो एक एलियन क्वीन को जो जन्म देने वाली थी। जिसके बाद ये बचे कुछ लोग एक और प्लानिंग बनाते हैं। हुआ ये था कि ये जो क्लस्टरफोबिक जेल थी, यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े चेम्बर्स थे जो कि एयर टाइट थे और इनमें काफी बड़े बड़े दरवाजे भी थे। तो रिप्ले ये प्लान बनाती है कि हम कुछ लोगों को चारा बनाकर उस बफेलॉर्फ के सामने भगाएंगे और जब वो बफेलॉर्फ उनके पीछे पड़ेगा तो जहां से वो निकला है एक दरवाजा वो, और जहां से वो आगे निकलने वाला है एक दरवाजा वो बंद कर देंगे और बीच के पोर्शन में खौलता लोहा डाल देंगे, जिससे कि वो वहीं खत्म हो जाए। अब इसके अंदर प्लानिंग में बहुत लफड़े होते हैं और कैसे तैसे करके ये लोगों को उसके सामने चारा बनाकर भगवाते हैं और फाइनली उसे पकड़कर एक चैम्बर में कैद कर देते हैं। और जैसे ही उसके ऊपर खौलता लोहा डालते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है और रिप्ले को लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और अब उनका इस एलियन क्रीचर से पीछा छूट गया है। मगर ऐसा सोचना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी बॉडी हीट प्रूफ थी, उसके अंदर भी एसिडिक ब्लड था और यही रीजन था कि खोलता लोहा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वो अगेन आकर उन सभी को मारने लगता है। जिसमें मॉर्फ को आइडिया आता है कि उसकी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा गर्म होगी, अगर उस पर पानी डाल दिया जाए तो उसकी बॉडीज में क्रैक आ जाएंगे या फिर हो भी सकता है कि वो खत्म हो जाए। और जैसे ही वो पानी की बुहार उसके ऊपर छोड़ता है तो वो बफेलॉर्फ वहीं फट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि 6वां दिन कंप्लीट हो चुका था और धरती से वेलेंट कॉर्पोरेशन के कुछ लोग आ जाते हैं, जिनमें बिशप जैसी ही शक्ल का एक इंसान हमें दिखाई पड़ता है। वो आकर मॉर्फ और रिप्ले को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर रिप्ले कहती है कि मेरे शरीर में इस वक्त एक एलियन क्वीन पल रही है और मैं इतना बड़ा खतरा धरती पर ले जाना नहीं चाहते। जिस पर वो रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि हम तुम्हारी बॉडी से उसे निकाल देंगे, उसे खत्म कर देंगे, मगर तुम्हारा जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्ले जानती थी कि ये इंसान अपने एक्सपेरिमेंट्स करे बिना मानेंगे नहीं, इसलिए वो खुद की ही जान कुर्बान कर देती है और गिर जाती है उस खोलते लोहे में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इस मूवी की उस वक्त डिमांड इतनी तगड़ी थी कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को इसका एक और पार्ट रिलीज करना ही पड़ा, जो कि था एलियन रिजरेक्शन, जो कि इस पूरी सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसे भी मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका लास्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।